देख रहे हो ये कील कैसे ब्लैक हो, चाहे वो 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए, जनरल रीजन में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अब आयंस हैं तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, हमें पता है दोनों अपोजिट है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मेटल से ओर को अलग कैसे करते हैं, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ए मेल्ट होगा, क्योंकि ए का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 100, तो ए मेल्ट हो जाएगा और ए यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो उसमें गोल्ड 75% है, बाकी का 25% फिर क्या है भाई। सो ये कील तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। देख रहे हो ये कील कैसे ब्लैक हो गई है, पास से देखोगे तो ब्राउन, ब्लैक, ग्रे ऐसे कलर में दिखेगी, बट जब तुम इन निडल्स को या कील्स को खरीद कर लाते हो तो क्या ऐसी दिखती है? नहीं ना, सिल्वर कलर की दिखती है। तो क्या हुआ इसके साथ जो ये अब ब्लैक कलर में दिखने लगी? कुछ तो हुआ है, हमने तो इसे नॉर्मली ऐसे रखा हुआ था, यानी इस पे कुछ ना कुछ केमिकल्स का ही फर्क पड़ा है, और वो केमिकल्स इसको कहां से मिले? हमारे एटमॉस्फेयर से मिले, यानी ये मेटल्स है और मेटल ने कुछ रिएक्शन कर दी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चाहे तुम किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी है एंड तुम्हारे में ये चैप्टर सिलेबस में आ रहा है, सो मेक श्योर ये वीडियो तुम्हारे लिए मच इनफ होने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जितने भी तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें थ्योरिकली मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट करके देखना, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो देखो यहां पर जो मेटल्स होते हैं, यहां पर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो तुम सबको क्लियर ही होगा। एंड ऐसा होता क्यों है? रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तुम्हारे इससे बहुत इजीली सॉल्व हो पाएंगे। मतलब अगर तुम कोई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का रीजन भी पढ़ लो। अगर तुमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके पीछे का रीजन पढ़ लिया, तुम्हारा काम हो गया। एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस क्लियर होने लगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है मेटल्स की? पहली कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। रीजन, a large amount of energy is needed to overcome strong metal bond। metals के जो bonds होते हैं ना, वो बहुत तगड़े होते हैं भाई साहब, बहुत तगड़े bonds होते हैं। अब इन bonds को ब्रेक करने के लिए इनको क्या देना पड़ेगा? बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब बहुत ज्यादा एनर्जी का मतलब, जब एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तभी तो मेटल्स को कहते हैं कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड, मेलेबल एंड डक्टाइल। अब ऐसा क्या है भाई? मेलेबल और डक्टाइल, कितना भी पीटते रहो, कितना भी पीटते रहो, ये थिन से थिन शीट में कन्वर्ट होता रहेगा, यानी द लेयर्स ऑफ एटम्स कैन स्लाइड ओवर विदाउट ब्रेकिंग मेटालिक बॉन्ड्स। इसके बॉन्ड्स नहीं बिगड़ेंगे। अगर ये मेटल का कोई पीस है, इसको मैं पीटता रहूं, ये स्ट्रेच होता जाएगा, इसके लेयर्स एक के ऊपर एक चिपकते जाएंगे, लेकिन इसके बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, यानी ये टूटेगा नहीं। डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या समझ लो निग्लेक्ट होते हैं पूरी तरह से। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। भाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ना, बॉन्ड्स बहुत तगड़े हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर मैंने यहां करंट दिया तो करंट क्या होगा? बहुत तेजी से फॉरवर्ड होगा, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, याद रखना, वो सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझने के लिए हमें सिंपल सा काम करना है, जैसा हमने एसिड बेसिस सॉल्ट में किया था। अलग अलग केमिकल्स के साथ रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन करवाने से क्या आउटपुट मिलेगा, इतना समझ लिया, हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। तो चलो इस चीज को देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, है ना, मैंने स्टार्टिंग में देखो आपको यह निडल दिखाई थी, याद है? ये निडल, इसके बारे में तो अभी लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन समझो ये किसके कांटेक्ट में थी? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में थी, मेटल था। इसने क्या बनाया? मेटल ऑक्साइड बनाया, यानी इसके ऊपर जो लेयर लगी हुई है वो मेटल ऑक्साइड की है। यानी कभी भी मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड, और आपको इससे रिलेटेड एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स तो लर्न करने ही पड़ेंगे। तो हमने ले लिया मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और हमारा बन गया Na2O, यानी मेटल ऑक्साइड। जो मेटल हमने लिया था इसी का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, पोटेशियम लिया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, पोटेशियम ऑक्साइड बन गया। क्लियर?
हाँ, अगर हम मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, डाइल्यूट एसिड के साथ मतलब मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, और सॉल्ट बनाने के बाद क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा। यानी हमने क्या ले लिया, एक मेटल Mg ले लिया, इसको हमने HCl के साथ क्या कराया, रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद क्या बन गया, सॉल्ट, MgCl2 सॉल्ट बन गया, और प्लस इसने हाइड्रोजन रिलीज किया। तो कभी भी मेटल को अगर हम किसके साथ रिएक्शन करवाएं, एसिड के साथ, लेकिन वो एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। भाई कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो मेटल ही खत्म हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं या स्टीम के साथ रिएक्शन करवाएं या वेपर के साथ रिएक्शन करवाएं, तीनों में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि वाटर अलग है, स्टीम अलग है, वेपर अलग है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, तीनों से रिएक्शन में वाटर के साथ ही वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है। तो कभी भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो पहली बात तो ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर वो ऑक्साइड बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो देखो Na मेटल था हमारे पास, इसको हमने रिएक्शन करवाया H2O के साथ, तो NaOH तो अलग फॉर्म हो गया, मेटल ऑक्साइड बना दिया, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। समझ में आया? यानी अगर हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ऑक्साइड फॉर्म करेगा मेटल का, और प्लस वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दूसरा आता है, अगर हम किसी मेटल को रिएक्शन करवाएं अदर मेटल के सॉल्ट के साथ, जैसे यहां पर देखो, अगर हम क्या कर रहे थे, कोई एक मेटल का रिएक्शन करवा रहे थे एसिड के साथ, तो सॉल्ट बन रहा था। ये सॉल्ट किसका बन रहा था, जो मेटल था। Mg हमने मेटल लिया था, Mg का जब सॉल्ट बना तो MgCl2 बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेटल्स सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसको, मेटल सॉल्ट, मतलब मेटल से बना हुआ सॉल्ट। और अब इस मेटलिक सॉल्ट का, यानी मेटल से बने हुए सॉल्ट का रिएक्शन हम करवाएं किसके साथ, मेटल के साथ दोबारा से, तो हमें क्या मिलेगा, यानी रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल्स सॉल्ट। तो हमने एक मेटल A ले लिया, मेटल जो था वो A ले लिया, जिस दूसरे मेटल का हमने सॉल्यूशन ले रखा था, सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको ले लिया B। होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहां पे। तो ये जो मेटल A है ये सॉल्ट बना लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा, और जो मेटल B था ये यहां पर सेपरेट हो जाएगा। मतलब जिसका सॉल्ट हमने पहले लिया था वो मेटल सेपरेट हो जाएगा, और जो मेटल सेपरेट लिया था वो सॉल्ट बना लेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया? चारों चीजें बिल्कुल क्लियर है। यानी जो मेटल्स है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि फ्री के मार्क्स देके जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस चैप्टर से तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन और एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस बहुत तगड़े तरीके से आते हैं। इन सब का मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर वाइज एजर्सन एंड रीजन के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, सो दैट तुम्हें जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। हम सबको पता है कि मेटल्स जो है वो रिएक्ट तो देखो करते हैं, लेकिन क्या सारे के सारे मेटल्स एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं? जैसे ये हमारे पास एक निडल थी, कील थी, ये आयरन की थी, हम सबको पता है, इसने रिएक्ट किया। अगर मैं एक कॉपर की कील ले लूँ, ठीक है, एक मैग्नीशियम की कील ले लूँ, तो क्या सारे के सारे निडल्स जो हैं ये सेम वर्क करेंगे, सेम टाइम पर जाकर इनमें कोरोजन या रस्टिंग लगेगी? नहीं ना। तुम सबने देखा होगा, जैसे हम स्टील की ग्रिल्स लगवाते हैं अपने घरों में, पाइप्स लगवाते हैं, स्टील की पाइप लगवाते हैं, क्यों? ताकि उसमें कोरोजन ना लगे। यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज बनाई जा सकती है फ्रॉम हाई टू एंड, कि कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है। इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बना सकते हैं, और हमने बनाया, और इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। इसका हम एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दोनों सेम चीज है, चाहे वो रिएक्टिविटी सीरीज हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, दोनों का मतलब आपके लिए सेम होने वाला है। तो चलो समझते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे। देखो यहां पर एक मेटल्स के नाम लिखे हैं, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H को हमने छोड़ दिया है, Cu, Hg, Ag और Au। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव और सबसे ज्यादा लो रिएक्टिव। हाई से लो रिएक्टिव की तरफ ये सीरीज है। ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमसे पूछ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने के लिए दे देंगे, समझाने के लिए कह देंगे, तो तुम्हें ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी।
क्लियर है? याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। तो जो हमारा Na और K है, Na और K है, react so vigorously that they catch fire, it keeps open, so they are kept immersed in kerosene। भाई ये जो मैंने 4-5 पॉइंट लिखे हैं ना, ये तुम्हारे मान के चलो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, चाहे वो 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए, जर्सन रीजन में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, और वो क्या कहते हैं एमसीक्यूज में आ जाए या केस बेस्ड में आ जाए, लेकिन आएगा जरूर। अब इसने ये पूछा कि ये दोनों को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर लिखोगे, ये हाई रिएक्टिव है। अगर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे, इनको ऑक्सीजन मिली कहीं से भी, चाहे एटमॉस्फेयर से ही कहीं ऑक्सीजन मिल गई, तो ये रिएक्ट कर लेंगे और रिएक्ट करके फायर बना लेंगे, यानी जल जाएंगे। इसलिए इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आ पाए। समझ में आया पहला पॉइंट? सरफेस ऑफ MgAl Zn, MgAl और Zn, Pb भी है, सॉरी इसमें एक Pb भी ले लेना इसके साथ, are covered with the thin layer of oxide which prevents them from the further oxidation। ये भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन इन द सेंस इस पे कोरोजन रस्टिंग बहुत ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से इस पे एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है ऑक्साइड की। ऑक्साइड मतलब इंप्योरिटीज की, अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को। तो उसकी एक लेयर चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से इस पे कोरोजन नहीं लगती जल्दी। अब ये कोरोजन किसी अदर, ये जो कोटिंग है किसी अदर मेटल्स की भी हो सकती है जो कम रिएक्टिव हो, या फिर हम पेंट वगैरह ग्रीसिंग वगैरह से भी काम चला सकते हैं। ठीक है। Fe डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली। जो Fe है वो उतना ज़्यादा नहीं जलता आग जलाने पर, लेकिन जो हमारा आयरन है वो जलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। Cu डज नॉट बर्न बट कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। Cu जो है बर्न नहीं होता, बट उसको हम क्या करते हैं, कोट करके रखते हैं, क्योंकि रिएक्ट हो सकता है। जलने का मतलब, रिएक्ट करने का मतलब हमेशा जलना नहीं होता। जलना अलग चीज़ है, रिएक्शन करना अलग चीज़ है। ये सब क्या थे, ये जल जाते थे, ये सब क्या है, ये रिएक्ट कर देते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। Au and Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस पेज से मैं गारंटी देता हूं एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो मेक श्योर ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि चीजें याद रहे। क्लियर? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ये दोनों के दोनों रिएक्ट कैसे करते हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेसिक से पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहां पर बेसिकली तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल जाएगी। जैसे मेटल्स जो है, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 से 3 के बीच में होते हैं, किसी का 1, किसी का 2, किसी के 3 होते हैं। यही अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 से 8 के बीच में होते हैं। बात समझ में आ गई? 4 बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड में भी आता है, लेकिन यहां पर हम 4 को हम नॉन मेटल्स में देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर क्या है, 1 से 3 है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब इसको स्टेबल होना होगा तो इसकी क्वांटिटी तो कम है ना, 1 से 3 है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। यानी मेटल्स कैन लॉस इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम है, 1 से 3 के बीच में, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। अच्छा, वही नॉन मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 4 से 8 के बीच में, मतलब ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करोगे भाई, देंगे थोड़ी, हम लेंगे, हम गेन करेंगे। यानी नॉन मेटल्स को जब स्टेबल होना रहता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये गेन करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रही चीजें धीरे धीरे। अब बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं नॉन मेटल्स से, क्योंकि हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म हो नहीं सकता, क्योंकि 4 है नहीं, 4 होता है तभी होता है। एंड अगर 1 से 3 है, 4 से 8 है, तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों को आपस में रिएक्ट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर ही करना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे यहां समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो सोडियम है और हमारे पास एक क्लोराइड है, Na सोडियम और क्लोराइड। तो Na के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है। और हमारे पास Cl को हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन पहले दे दिया, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकला और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसके पहले इसने क्या किया, Na ने क्या किया, दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस किया। तो इसके पहले क्या लग जाएगा, प्लस, क्योंकि भाई इसने लॉस किया। वही Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया।
गेन करने से क्या हुआ, इसके ऊपर क्या लग गया, Cl माइनस लग गया। बात समझ में आ गई। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया, तो फॉर्मूला क्या बना, Na प्लस Cl माइनस। अब यहाँ एक डॉट क्यों है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 1। अच्छा Na है क्या, Na है मेटल, और मेटल के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 से 3, एक था। अच्छा नॉन मेटल्स में कितने होते हैं, 4 to 8। तो क्लोराइड के पास कितने हैं, देखो 7 थे, इसको एक चाहिए था और इसके पास एक एक्स्ट्रा था, तो ये अपना एक इसको दे देगा, तो इसके पास भी बैलेंस 2,8 बैलेंस हो गया, इसके पास 2,8,8 हो गया, ये भी बैलेंस, मतलब दोनों आपस में साथ में रह सकते हैं, यानी हम NaCl को फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका पूछते हैं तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या पूछते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले Na ले लेते हैं। Na के पास कितने एक्स्ट्रा हैं, आउटर मोस्ट सेल वाले को सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे, कितने एक्स्ट्रा हैं, एक, तो हमने Na ले लिया, Na के पास सिर्फ एक एक्स्ट्रा था, हमने इसको दिखा दिया। Cl के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, Cl लिया, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों को हमने डॉट और क्रॉस बस इसलिए दिखाया है ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जा सके। मतलब ऐसा नहीं कि Na के पास डॉट ही होता है, Cl के पास माइनस क्रॉस ही होता है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है Na क्या है, मेटल्स, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस करेगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उठाकर Cl को दे दिया, ठीक है। अब Na के ऊपर क्या लग गया, इसने दिया, डोनेट किया, तो Na के ऊपर क्या लग गया, प्लस, Cl ने क्या किया, रिसीव किया, तो इसके ऊपर क्या लग गया, माइनस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, Na प्लस Cl माइनस। बात समझ में आ गई। पूछ देते हैं NaCl का फॉर्मेशन बताओ, तो तुम ये पूरा ऐसे लिख देना, तुम्हारा फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आई कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। तुम्हें इसके लिए इसकी वैलेंसी भी याद होना बहुत जरूरी है। तो मच श्योर हूं कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। तो क्योंकि हमारा ये जो रैपिड बिल्कुल कोर्स है, रैपिड मतलब क्या कि हमें बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में लर्न करना है, हर चीज़ें लर्न करनी, समझनी है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका कोई टॉपिक छूट जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना है और टॉपिक छोड़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है, नहीं, ईच एंड एवरी टॉपिक्स क्लियर होंगे इस चैप्टर के, हर चैप्टर के, चाहे वो 1 शॉट हो चाहे मैं क्विक रिवीजन कराऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई टॉपिक छूट जाए। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। अब हमें पता है आयोनिक कंपाउंड्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो ट्रांसफर हो रहे होंगे, मतलब या तो लॉस हो रहे होंगे या तो फिर गेन हो रहे होंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, क्योंकि आयंस तभी बनते हैं, जैसा हमने अभी पिछले वाले में देखा, Na प्लस Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, हमने आयंस लगाया, गेनर को माइनस दिया, डोनर को प्लस दिया। समझ में आया। तो देखो, द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल्स टू द नॉन मेटल्स इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। मेटल्स ही देगा, मेटल के पास 1 से 3 होते हैं, तो ऑब्वियसली डोनर तो वही हुआ, नॉन मेटल्स 4 to 8 होता है, तो डोनर रिसीवर तो वही हुआ, है ना। तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो मेटल से नॉन मेटल की तरफ ही होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर की बात करते हैं, सॉलिड होगा, हार्ड होगा। क्यों भाई, देखो आयंस फॉर्म हो रहे हैं, है ना, करंट है अंदर, आयंस फॉर्म हो रहे हैं। अब आयंस हैं तो कुछ पॉजिटिव है और कुछ नेगेटिव है, हमें पता है दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बॉन्ड को छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल होगा, यानी इनके बीच का बॉन्ड बहुत तगड़ा होगा। बहुत तगड़ा बॉन्ड मतलब सॉलिड। समझ में आ गया पहला पॉइंट। अच्छा, सॉलिड है, हमने पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि सॉलिड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्लियर, क्लियर है। सेकंड पॉइंट भी सॉल्युबिलिटी देखते हैं, तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल। हमने भी देखा भी कि पेट्रोल और केरोसिन में मेटल सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। खासकर हम मेटल के नहीं, हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट भी क्लियर। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम सबको पता है यार, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, दोनों के पास आयंस हैं, दोनों के पास क्या है, आयंस, Na प्लस Cl माइनस, ये आयंस हैं। अब जहां पहले से आयंस हैं, जहां पहले से चार्जेस हैं, उसको चार्ज कैरी करने में कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होगी। यानी जो पहले से चार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो चार्ज को और ज्यादा कंडक्ट करेगा, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं।
गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो हमें प्रॉपर्टीज समझ में आ गई आयोनिक कंपाउंड की, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो इसी सीरीज में बढ़ते हैं आगे और इस चैप्टर को चलो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सो अब बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की, कि हर टाइप का जो मेटल्स है, यानी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा कि कुछ मेटल्स बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, कुछ थोड़े कम रिएक्टिव है और कुछ रिएक्टिव है ही नहीं। तो उस तरह के मेटल्स को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, किस प्रोसेस से उसको हम बनाते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं। तो मिनरल्स की बात करें सबसे पहले, यहां पर दो चीजें आएंगी, मिनरल्स और ओर्स। तो मिनरल्स वो होते हैं द एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली, जो तुम्हें नेचर से मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे वाटर क्या है, मिनरल है, क्योंकि वो क्या है, नेचुरल है। लेकिन हम फिलहाल अभी मेटल्स की बात कर रहे हैं ना, तो मेटल्स जो होंगे वो हमेशा तुम्हें अर्थ के क्रस्ट के अंदर मिलेंगे। अच्छा, वही ओर्स की बात करें तो जो मिनरल्स के साथ जो इंप्योरिटीज होती है, एग्जैक्टली तो हम इंप्योरिटीज नहीं कह सकते, लेकिन जो अदर सब्सटेंस होते हैं, यानी मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर टाइप का मेटल, एंड दिस मेटल इज कॉल्ड ओर। क्या बोलते हैं इसको, ओर बोलते हैं। जैसे आयरन है, आयरन के साथ मान लो कोबाल्ट मिल गया, निकल मिल गया, जिंक मिल गया, तो ज्यादा अमाउंट में क्या है, आयरन। उसके साथ सेकंड नंबर पे ज्यादा अमाउंट में क्या है, निकल। तो आयरन हो गया हमारा मिनरल और निकल क्या हो गया, ओर हो गया। बात समझ में आई? मतलब और भी एक अलग टाइप अदर मटेरियल ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, बस सेकेंडरी होता है। हमें ज्यादातर क्या मिल रहा है, वहां पर आयरन मिल रहा है। क्लियर? तो हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी ओर का कंसेंट्रेशन चूज कैसे करते हैं, यानी निकालते कैसे हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर करेंगे हम। कुछ टाइप के मेटल होते हैं जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। जो हाईली रिएक्टिव है, इनका जो अलग ओर को अलग करने का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। ये प्रोसेस अभी हम सारे आगे देखेंगे, अभी ये क्या सिर्फ एक फ्लो चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अलग करते हैं, जहां से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। अगर हम जो थोड़े से मीडियम रिएक्टिव हैं इनकी बात करें तो इसके दो तरीके हैं, कार्बोनेट ओर हो, एक एग्जांपल दे रखा है, और सल्फाइड ओर। तो इसके लिए हम कैल्सिनेशन का यूज करते हैं, अगर उसमें कार्बोनेट मिक्स है तो। अगर सल्फाइड मिक्स है तो उसके लिए हम रोस्टिंग का काम करते हैं, मतलब उसको हीट प्रोड्यूस करके करेंगे। दोनों से क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा और यहाँ पे मेटल का रिडक्शन हो जाएगा और मेटल क्या हो जाएगा, प्यूरिफाई होकर हमें मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस लिखा हुआ है, ये रिएक्टिविटी सीरीज या कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तुम्हें ये पूछ लेते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसका कंसंट्रेशन ऑफ ओर बता दो, ठीक है। तीसरा आता है वो जो बिल्कुल लो रिएक्टिव होता है, जैसे सल्फाइड ओर्स। इसके लिए हम सिर्फ रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करके हमारा मेटल जो होता है वो रिफाइन होकर हमें मिल जाएगा। तो बेसिक सी चीजें तुम्हें बस सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए, ये फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, देन तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसमें जितने भी प्रोसेस हैं उसमें से जो भी प्रोसेस हमारे सिलेबस में है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, इन सब को अब हम आगे की तरफ देख। सो चलो अब देखते हैं कि मेटल से ओर को अलग कैसे करते हैं। यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, गैंगियो पहले मिलेगा, उसकी रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे और रिडक्शन कर लेंगे। ये चारों टॉपिक है क्या, ये मैंने एक ब्रीफ दे दिया है कि आपको इस सीक्वेंस में याद करना है। एक एक चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैंगियो की। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे आपको स्पेलिंग याद रहेगी, इसलिए हम इसको बुलाएंगे गैंगियो। ओर्स आर यूजुअली contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, इसी को हम क्या बुलाते हैं, गैंगियो। जैसे मान लो तुम्हें कहीं आयरन मिला, आयरन के साथ जरूरी नहीं है कि तुम्हें सबसे पहले सिर्फ निकल ही मिलेगा, उसके साथ सॉइल मिल सकती है, सैंड मिल सकती है, डस्ट पार्टिकल्स मिल सकते हैं, ये बहुत कुछ मिलता है ना। तो उस पूरे के पूरे ढेर को हम कहते हैं गैंगियो। समझ में आया? दूसरा आता है रोस्टिंग। द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड, लिखा हुआ है रोस्टिंग। तो सल्फाइड ओर जो है वो क्या करता है, ऑक्साइड फॉर्म करता है, किसकी वजह से, हीट पाकर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमें पता है कि अगर एयर के प्रेजेंस में हम उसको हीट करेंगे तो वो ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। मैंने कहा था ना कि अभी आगे हम जितने भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, पिछली वाली स्लाइड में हमने जितने भी प्रोसेस यहाँ पर पढ़े थे, देखो यहाँ पर ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं, इन्हीं प्रोसेस को हम समझ रहे हैं अब कि ये एग्जैक्टली है क्या। बात समझ में आई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। गैंगियो समझ में आ गया, रोस्टिंग समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे ZnS है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, हीट किया, वो भी क्या, एक्सेस एयर, यानी बहुत ज्यादा 3 ऑक्सीजन हमने दिए। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखो ऑक्साइड फॉर्म कर लिया,
ऑक्साइड फॉर्म कर लिया, सिंपल। तो इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। इसके बाद आता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, यहाँ पर हम देखा था कार्बोनेट ओर्स को हम कैल्सिनेशन के प्रोसेस से निकालते थे। तो कार्बोनेट ओर्स जो है ये चेंज इनटू ऑक्साइड बाय द हीटिंग। ये भी क्या करेगा, जब इसको हम हीट देंगे तो ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा और इसके साथ प्लस CO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिनेशन। समझ में आया। इसके बाद आता है रिडक्शन, यानी मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग द रिडक्शन एजेंट लाइक कार्बन। अगर हम किसी मतलब समझ लो कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये CO2 CO अलग कर लेता है और वहां से मेटल को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। कोई भी मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करा दो, वहां से CO निकल जाएगी बाहर और तुम्हारा मेटल क्या हो जाएगा, सेपरेट। यानी इसकी तरह क्या होता है, रिडक्शन, रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, देखो रिड्यूस हो गया और मेटल को अकेला छोड़ दिया। तो ये सारे प्रोसेस हैं ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के, जो पिछले स्लाइड में हमने चार्ट पढ़ा था उसी की प्रॉपर डेफिनेशन। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इसके टोटल 2 तरीके हैं। पहला हमारा है डिस्टिलेशन और एक है लिक्वेशन। यानी पहले हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन होता क्या है, देखो डिस्टिलेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन मेथड फॉर लिक्विड। किसके लिए यूज करते हैं, लिक्विड के लिए। और ये है क्या, ये एक मेथड है किसका, प्यूरिफिकेशन का। एंड कैन सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर दे हैव सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बॉइलिंग या फिर कह सकते हो मेल्टिंग पॉइंट। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मेटल ABCD मिक्स है आपस में, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन एक चीज हमें पता है कि सबके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। मान लेते हैं जो मेटल A है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाता है, मेटल B जो है ये 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, मेटल C 300 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है और मेटल D 400 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो जब इस पूरे सब्सटेंस को मैं 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दूंगा तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या मेल्ट होगा, A मेल्ट होगा, क्योंकि A का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 100, तो A मेल्ट हो जाएगा और A यहां से बाहर आ जाएगा। फिर मैंने टेम्परेचर बाहर बढ़ा दिया 200 डिग्री सेल्सियस, तो 200 पे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B बाहर आ जाएगा। फिर मैंने बढ़ा दिया C से D को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C बाहर आ जाएगा और 400 करके D को बाहर कर लेंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस के अलग अलग होते हैं तो हीट के बेसिस पर, हीट को बढ़ाकर या डिक्रीज कर हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। समझ में आया। दूसरा आता है लिक्वेशन, यानी लिक्वेशन इज द मेटलर्जिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग मेथड, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ओर को अलॉयज से अलग करते हैं। अब अलॉयज क्या होता है आगे समझेंगे। द मेटल मस्ट बी हीटेड अंटिल वन ऑफ द मेटल स्टार्ट द मेल्ट एंड ड्रेन अवे फ्रॉम द अदर एंड कैन बी कलेक्टेड। तो यही चीज जब हम किसके लिए करते हैं, मेटलर्जिकल मेथड का यूज करते हैं, लिक्विफिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिक्वेशन। बात समझ में आई। मतलब दोनों क्या, मतलब क्या है कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। देखो एक हमने सर्किट तैयार किया, कैथोड और एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल वाले को एनोड बोलते हैं, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है। एक हमने सब्सटेंस ले लिया, टैंकर ले लिया, सब्सटेंस में क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब होगा क्या, पूरा का पूरा सोल्यूशन आपस में मेल्ट हो जाएगा और जो चार्जेस के बेसिस पे, यानी देखो Cu क्या था, Cu था हमारे पास, कॉपर सल्फेट यहां पर मिक्स था, तो Cu के पास इलेक्ट्रॉन्स, जब बाद में इलेक्ट्रॉन्स मिले, Cu किसके पास चला जाएगा, देखो सारे का सारा Cu किसके पास चला जाएगा, क्यों, क्योंकि Cu के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यानी पॉजिटिव चार्ज था, तो ये किसके पास जाएगा, कैथोड के पास, यानी नेगेटिव चार्ज के पास, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो Cu को इलेक्ट्रॉन मिला एंड देन हम बाद में क्या करेंगे, Cu को सेपरेट कर लेंगे और जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो एक जगह एनोड के नीचे क्या हो जाएगी, मड के फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी। बट ये प्रोसेस थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जैसे ही हम करंट को यहां से हटाएंगे, पोटेंशियल हटाएंगे,
तुरंत का तुरंत वापस में मिक्स हो जाएगा। तो एक रैपिड प्रोसेस होता है, हमें बहुत स्पीड में करना पड़ता है। चीजें समझ में आ गई? क्लियर है कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग क्या होती है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम यहाँ पर कोरोजन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बट इसके पहले हम ये चीज पढ़ लेंगे कि बेसिकली अलॉयस क्या होते हैं। अलॉयस होते हैं जो मेटल्स को रिएक्ट करने से रोकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो, गोल्ड की कोई ज्वेलरी लेते हो, तो उसमें गोल्ड 75% होता है, बाकी का 25% फिर क्या है भाई? तो उसमें कुछ ऐसे अलॉयस मिक्स किए गए हैं जिसकी वजह से गोल्ड खराब ना हो, गोल्ड रिएक्ट ना करे किसी चीज़ से। तो जब हम किसी मेटल को कुछ और मेटल मिक्स करते हैं सो दैट वो मेटल एटमॉस्फेयर में या किसी चीज़ के कांटेक्ट में आकर रिएक्ट ना करें, उसको हम बोलते हैं अलॉयस। क्लियर है? और अलॉयस जितने भी होते हैं नॉन रिएक्टिव होते हैं। ये बहुत करते भी हैं तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम अलॉयस आर नॉन रिएक्टिव। तो फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं कोरोजन होता क्या है। तो द सरफेस ऑफ सम मेटल गॉट कोरोड, यानी जैसे हमने स्टार्टिंग में ये निडल ली थी, इसके ऊपर क्या जम रहा है? कोरोजन ही जम रहा है। तो ये जैसे जैसे इसको मॉइस्चर मिलता है, या फिर कह लो मॉइस्चर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगी, दो चीजें अगर इसको मिल रही हैं, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, आयरन ऑक्साइड की, और यही ऑक्साइड क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। जब मेटल ऑक्साइड फॉर्म करने लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिल्वर काला पड़ जाता है, चांदियों को देखोगे ना, जो घर में मम्मी लोग होती हैं, उनकी जो पायल होती है उसको बार बार वो साफ करती हैं टूथब्रश से। क्यों करती हैं? क्योंकि वो ब्लैक होने लगती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्साइड फॉर्म कर रही है, उसको पानी मिल रहा है, रोज नहाते समय पानी मिल रहा है, पैर धुल रहा है तो पानी मिल रहा है, मॉइस्चर और पानी दोनों मिल जा रहा है उसको, तो हम उस केस में क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड, और ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। कॉपर रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एयर के प्रेजेंस में आती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग लग जाती है। ये भी क्या है? एक तरह का ऑक्साइड फॉर्म करना, नहीं कोरोजन ही है। मतलब कह नहीं सकते कि कोरोजन ऑलवेज इन द डार्क ब्राउनिश फॉर्म, नहीं भाई, कोरोजन वो मेटल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है जिसपे वो कोरोजन जम रहा है। इसको रोक कैसे सकते हैं? पहली चीज तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, या फिर कह सकते हैं उसके ऊपर एक क्रोम की प्लेटिंग लगा दी जाए या किसी और मेटल की प्लेटिंग लगा दी जाए जो मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता हो। क्लियर? एक तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं, गैल्वेनाइजेशन और अलॉयस, जो मैंने कहा था आगे बताऊंगा। तो गैल्वेनाइजेशन समझते हैं पहले। ये एक मेथड है प्रोटेक्शन ऑफ सीड, जिसमें आयरन के ऊपर हम किसकी कोटिंग लगा देते हैं? जिंक की। आयरन के ऊपर थिन जिंक की कोटिंग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो अब रिएक्ट नहीं करता। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल चांदी के ऊपर गोल्ड की फॉइलिंग करा देना, ये भी क्या एक तरह की गैल्वेनाइजेशन है। मतलब ओरिजिनल मेटल कुछ और है लेकिन इसके ऊपर की कोटिंग कुछ और है, जिसकी वजह से ये कोरोड नहीं होगा, रस्टिंग नहीं लगेगी इस पे। अलॉयस क्या होते हैं? ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं टू और मोर मेटल्स के, जो और नॉन मेटल्स के, जो कि क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किसे? मेटल्स को, ताकि वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि अलॉयस रिएक्ट नहीं करते, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी चीजें? तो फिलहाल अब ये हमारा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन है या जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो मीनवाइल अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप एक तो कमेंट कर सकते हो या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना और फॉलो करके मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स जैसे फिजिक्स की फॉर्मूला सीट हो गई, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। तो मेक श्योर मुझे फॉलो कर लेना ताकि वो सारे फ्री मटेरियल्स तुम्हें ईजिली मिलते रहे। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में नए अमेजिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तुम्हारा प्यार दिखता है तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।